Hi everybody, this is CMS Sonakshi Gupta. Congratulations to every student who has passed CMS Foundation. Those who could not clear, टेंशन नहीं लेना, ऊपर वाला आपके साथ है. थोड़ी पढ़ाई और करो, मेहनत और करो, और आई एम वेरी श्योर कि अगली बार आपका पेपर आराम से, अच्छे से, बहुत अच्छे नंबर से क्लियर हो जाएगा. टू एवरीबडी हु इज एंटरिंग इनटू CMA इंटर, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो आज हम लोग CMA इंटर की पहली क्लास कर रहे हैं. पहली क्लास में हमारे पास आज जो टॉपिक है, आज हम लोग CMA कॉस्टिंग का पहला लेक्चर है ये. तो हम लोग पहले लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. आई होप यू विल एंजॉय, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कॉस्टिंग. तो हम लोग ये जो सीरीज है ये आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं. वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग लाइव क्लासेस, और आप फेस टू फेस क्लास के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. दोनों ही क्लास हमारी जो है वो स्टार्ट हो रही है 24 तारीख से, 24 जनवरी से. यू कैन ड्रॉप योर इंक्वायरीज एंड वी विल गो बैक टू यू, वी विल रीच टू यू, सॉरी. एंड आप अपना देख सकते हैं जो भी है. हम लोग अब चैप्टर के साथ स्टार्ट करें. आई होप टू सी यू ऑल इन माई लाइव बैचेस, और अपने पास जो भी फेस टू फेस में जो बच्चे हैं, लाइव में जो बच्चे हैं, रिकॉर्डेड जो आप ले रहे हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा. सो जो ये फर्स्ट क्लास है हमारी, आज मैं एक चैप्टर स्टार्ट कराऊंगी. विल स्टार्ट विद द सिलेबस एंड फर्स्ट चैप्टर. उसके लिए उसके नोट्स जो होंगे उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं. विल बी शेयरिंग द PDF ऑफ द चैप्टर विच वी आर यूजिंग हियर, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. आ जाओ, भगवान जी का नाम ले लो सब, क्योंकि पहली बार पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो भगवान जी का नाम ले लेना चाहिए. मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लो और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, चलो बच्चों, आई होप सब बहुत अच्छे हो गए. ठंड बहुत है दिल्ली में, अपना ख्याल रखो. आओ बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग CMA इंटर कॉस्टिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. CMA इंटर कॉस्टिंग में आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करें वो सबसे पहले एक बार मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ. मेरे को हमेशा ये रहता है कि जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए. जहाँ जाना है उनके रास्ते तो आपको याद होने चाहिए ना. तो ये सिलेबस जो होता है वो रास्ता ही होता है. एक बार आपको सिलेबस याद रहता है, चैप्टर का एम क्लियर रहता है, जो आपका सब्जेक्ट है उसका एम क्लियर रहता है, तो पढ़ना बहुत इजी हो जाता है और अच्छा भी लगता है, राइट. सो देखो, आपका जो सिलेबस है, मैं इस पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में बांटती हूँ. फर्स्ट, विच इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. कि कुछ ऐसे चैप्टर है जहाँ पे तुम्हें सिर्फ कॉस्ट ही कैलकुलेट करना होगा. अभी कॉस्टिंग का मतलब क्या है, कॉस्ट का मतलब क्या है, ये सब धीरे धीरे देखेंगे. देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है. मैं इंट्रो में ज्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग ये होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये होता है, क्योंकि मुझे लगता है पहली क्लास है, अभी तो क्या ही सब्जेक्ट के बारे में पता है. तो धीरे धीरे जब सब्जेक्ट पढ़ने लगोगे तो अपने आप 4-5 चैप्टर के बाद तुम्हें सब्जेक्ट को और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. तो जो हम लोग, मैं अपना सिलेबस भी इसी तरीके से अरेंज करती हूँ कि अपने को धीरे धीरे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती रहे. तो अभी मैं पहले ही दिन तुम्हें बहुत सारी थ्योरी बताऊं, ज्ञान दूं, तो तुम्हें नहीं समझ आएगा. ज्ञान थोड़ा थोड़ा करके समझते रहेंगे कि कॉस्टिंग है क्या. कॉस्टिंग जनरली बच्चों को थोड़ी मुश्किल लगती है. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू. एवरीबडी हु टेक, नॉट एवरीबडी बट स्टूडेंट हु आर इन माई क्लास एंड डू देयर एफर्ट्स, जो मेहनत करते हैं, उनको कॉस्टिंग एक्चुअली में बहुत पसंद भी है. और बच्चे बहुत अच्छे नंबर भी आते हैं, 60 ऊपर रहते हैं बच्चों के नंबर. सो आई होप जो भी करो तुम लोगों को भी बहुत अच्छे नंबर आए, आप लोग जिंदगी में बहुत तरक्की करो. स्टार्ट विद CMA इंटर. ठीक है, आ जाओ. सो हम लोग बात करते हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं विच इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट. कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं विच इज रिलेटेड टू प्लान, जहाँ पे हम लोग कॉस्ट तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, हम उसके जवाब देंगे. तो विच इज रिलेटेड टू प्लानिंग, राइट. कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो मिसलेनियस हैं. अभी ऐसा हो सकता है कि तुम इससे कंपेयर करो अगर अपने मॉड्यूल के सिलेबस को, तो आपको कुछ चैप्टर्स ना दिखे या किसी और नाम से दिखे, क्योंकि वो फिर पूरा कुछ चैप्टर्स में साथ में पढ़ाती हूँ, कुछ मैं अलग से पढ़ाती हूँ. इंस्टीट्यूट ने कुछ चैप्टर्स को साथ में रखा हुआ है, कुछ को अलग रखा हुआ है. तो वो इस वजह से थोड़ा हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स के नाम या तो आपको ना दिखे, या तो मैंने कुछ और नाम लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ने कुछ और नाम लिखा है, वो ऐसा हो सकता है. तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं. 100% सिलेबस कवर कराना मेरा काम है, एंड आई नो यू विल एंजॉय इट अ लॉट.
हम क्लास में जब क्वेश्चन करते हैं तो क्लास में जो आपकी क्लास बुक रहती है हर एक चैप्टर में 60-70 क्वेश्चंस तो हैं ही, प्लस अगर आप पुराने बच्चों से पूछो तो वो बताएंगे कि बहुत एग्जाम्पल्स में क्लास में कराती हूँ, सो हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन अराउंड तो हम लोग करते हैं, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो अपनी जो कॉपी, अच्छा जब भी आप पढ़ो, चाहे आप मुझसे पढ़ो चाहे आप किसी और से पढ़ो, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, तो आप किसी से भी कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो पढ़ते वक्त ध्यान रखना नोटबुक एक ही बनाना। तो वो जो तुम्हारी होमवर्क वाली नोटबुक होती है ना, जो घर पे रह जाती है, वो कभी होती नहीं है, तो प्लीज वो घर वाली नोटबुक मत बनाओ। एक नोटबुक लो, थोड़ी सी मोटी नोटबुक लेना, उसके 2 पार्ट कर दो, ठीक है। बीच में कोई डिवाइडर लगा दो, कोई स्टिकी नोट लगा दो, तो हाफ रहेगा क्लास वर्क और हाफ रहेगा आपका होमवर्क, ताकि जो क्लास वर्क वाली नोटबुक है, एक नोटबुक में सब कुछ रहे। नहीं तो ऐसे तो कभी ऐसा होता है, मैं क्लास में पूछती हूँ होमवर्क दिखाओ, मैम घर पे रह गया। अरे घर वाली नोटबुक, घर पे कोई नोटबुक नहीं होती है, ठीक है। सो हम लोग पढ़ते कैसे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा। तो लाइव लेक्चर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जो दिल्ली में है वो फेस टू फेस ज्वाइन कर सकते हो, जो दिल्ली से बाहर हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, आप कुछ बिजी हैं, आपको सिर्फ रात को टाइम लगता है, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, सारे ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। सो देखो एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो सिलेबस क्या है कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो अपने पास, और आई रियली वांट कि आपको सारे चैप्टर्स जो है वो टिप्स पे याद होने चाहिए कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर में है क्या, आपको सिलेबस पता रहेगा ना, आपकी मंजिल तो क्लियर है, आपको कि सीएमए इंटर क्लियर करना है, अब उसके रास्ते भी याद होने चाहिए कि किस किस गली से निकलना है। नहीं तो बताओ कैसे पहुंचोगे मंजिल पे, नहीं पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। चलो आओ। सो हमारे यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, कॉस्टिंग है क्या? कॉस्टिंग बहुत सिंपल प्रोसेस है, जहाँ पे आपको गुड्स की कॉस्ट निकालनी है, गुड्स की कॉस्ट, सर्विसेज की कॉस्ट, तो बस कॉस्ट निकालनी है। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स, वेरी इजी सब्जेक्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑल्सो, और ये सब्जेक्ट आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। ग्रुप 2 में फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आ जाएगा, और फाइनल में तो एससीएम में है ही है। मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, मतलब सारे मतलब एससीएम भी पढ़ाती हूँ और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी पढ़ाती हूँ। सो हम लोग बात करते हैं सिलेबस की, तो बच्चों विच इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट की बात करें तो मुझे बताओ, दुनिया में जितने भी बिजनेस हैं वो क्या ही काम करते हैं? हमारे पास जितने भी बिजनेस है वो 2 ही काम में इन्वॉल्व है, मतलब 2 ही चीजों का बिजनेस होता है। या तो जो बिजनेस होगा वो गुड्स का होगा, या तो जो बिजनेस होगा वो किस चीज का होगा, वो सर्विसेज का होगा। यानी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, सर्विसेज दे रही हूँ। अगर मान लो कि मेरी दुकान है जहाँ पे मैं फूल बेचती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गए हमारे पास, गुड्स हो गए। मैं फर्नीचर बेचती हूँ तो मैं किस चीज में डील कर रही हूँ, गुड्स में डील कर रही हूँ। मैं कैमरा बेच रही हूँ तो मैं किस में डील कर रही हूँ, गुड्स में डील कर रही हूँ। मेरा होटल है, मैं किस में डील कर रही हूँ, सर्विसेज में। मेरी कंसल्टेंसी फर्म है, मैं किस में डील कर रही हूँ, सर्विसेज में। मैं जहाज बना के बेचती हूँ, सपने तो बड़े हो सकते हैं ना, तो मैं क्या किस में डील करती हूँ, गुड्स में डील करती हूँ। तो यानी दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं वो 2 ही काम कर रहे हैं, या तो वो गुड्स दे रहे हैं, या तो वो गुड्स बेच रहे हैं, या तो वो एक्सपीरियंस मतलब सर्विसेज बेच रहे हैं, ठीक है। तो यानी देखो, सर्विस से रिलेटेड अपने पास एक चैप्टर है, एक ही चैप्टर है सर्विसेज से रिलेटेड, जिसका नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का नाम आपकी बुक में हो सकता है कि सर्विस कॉस्टिंग के नाम से हो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। इसके बाद गुड्स के बारे में बात करूं बच्चों, गुड्स से रिलेटेड। अब गुड्स भी दुनिया में कितने तरीके के होते हैं, 2। एक अपने पास हो गया बच्चों मूवेबल गुड्स, एक हो गया अपने पास इमूवेबल गुड्स। एक अपने पास कौन से गुड्स रहे, मूवेबल गुड्स, और एक अपने पास रहा इमूवेबल गुड्स। जब मैं इमूवेबल गुड्स के बारे में बात करती हूँ मेरे बच्चों, तो इमूवेबल गुड्स जो अपने पास होता है, जो इमूवेबल गुड्स अपने पास होता है, उससे रिलेटेड अपने पास एक चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है अपने पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। उस चैप्टर का नाम है अपने पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसके बाद अपने पास मूवेबल गुड्स, सबसे ज्यादा चैप्टर्स जो हैं वो इसी से रिलेटेड है। अब एक बात सोचो, मान लो कि तुम्हें कपड़े बना के बेचना है, मेरा एक सपना है, मुझे ना कपड़े बना के बेचना है आगे कभी जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। तो अभी देखो, मान लो कि मेरा कोई बिजनेस है, मैं चाहती हूँ कि मैं गारमेंट इंडस्ट्री में जाऊं, और मेरा मैंने सपोज करो कि शर्ट बनाकर बेचेंगे।
तो एक शर्ट को बनाने के लिए आपको दुनिया में कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, कोई भी गुड्स आपको बनाने हैं, तो आपको मटेरियल तो चाहिए ही होगा ना। अगर मैं गुड्स का मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, बाय द वे जितने भी चैप्टर्स अपने पास हैं यहाँ पे गुड्स से रिलेटेड, सब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। सब किससे बिलोंग करते हैं बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, यानी हम सामान बनाकर बेचना चाहते हैं, ठीक है, तभी तो कॉस्टिंग है। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में बात करो तो आप बना बनाया सामान खरीद लेते हो, तो उसमें इतनी ज्यादा कॉस्टिंग का काम हमारे पास नहीं होता है। इसीलिए कॉस्टिंग में जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि हम कौन से इंडस्ट्री के बारे में बात करें? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम सामान बनाकर बेच रहे हैं, ठीक है। आओ मेरे बच्चों, मूवेबल गुड्स, मैंने अभी क्या बताया कि सामान को बनाने के लिए मुझे बताओ, अगर मेरे को कोई भी सामान बनाना है तो मुझे दो चीजों की जरूरत तो है ही है। मान लो कि मुझे गारमेंट इंडस्ट्री में जाना है और मुझे शर्ट्स बनाकर बेचनी है, तो मुझे पहली चीज जो चाहिए होगी वो फैब्रिक चाहिए होगा। अब फैब्रिक के बाद जो दूसरी चीज चाहिए मुझे, वो दर्जी चाहिए। बिना दर्जी के सामान तो नहीं बन पाएगा। मान लो कि मेरी हलवाई की दुकान है, तो मेरे को मैदा, दूध, ये सब तो चाहिए, शुगर, और साथ में क्या चाहिए? हलवाई जो सामान को बनाए। मान लो कि मुझे चेयर बनाकर बेचनी है, तो मुझे लकड़ी चाहिए विच इज रॉ मटेरियल, और मुझे कारपेंटर चाहिए विच इज माय लेबर। तो बिना मटेरियल और लेबर के तो काम होने वाला नहीं है। तो जितने भी सामान आप बनाते हो, जो भी गुड्स आप बना रहे हो, दो चीजें तो हमेशा ही चाहिए, मटेरियल और लेबर। तो देखो दो चैप्टर के नाम आ गए अपने पास, कि पहले यहाँ पे चैप्टर कौन सा बना अपने पास? मटेरियल कॉस्टिंग। दूसरा अपने पास कौन सा चैप्टर बना? लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग। अब मेरे को एक बात बताओ बच्चों, मैं फैब्रिक भी खरीद के लेकर आ गई, मैंने दर्जी को भी बुला लिया, अब उनको सड़क पे बिठवा के थोड़ी ना काम कराऊंगी। तो आपको और बेटर मैं समझाऊं तो गुड्स को बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? गुड्स को बनाने के लिए हमको चाहिए होता है, गुड्स को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक मिनट, चलो, गुड्स को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? मटेरियल, लेबर तो सही है, लेकिन सड़क पे थोड़ी ना बिठाऊंगी किसी को। मुझे एक फैक्ट्री चाहिए होगी, एक जगह चाहिए होगी, फिर उस जगह का खर्चा भी आएगा, रेंट देना पड़ेगा, किसी एक लेबर को रखना पड़ेगा जो सामान मार्केट से सामान वगैरह ला दे, लाइटिंग का खर्चा लगेगा, मशीनें खरीदनी पड़ेगी, ये सब क्या है? खर्चा। तो अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊं कि गुड्स को बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। मटेरियल, लेबर तो मेन है ही है, साथ में कुछ खर्चे, उन्हीं खर्चों को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, अभी इसमें भी अलग अलग होता है, बट ऐसे समझो कि जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड। तो पांचवा जो अपने पास बना बच्चों, वो क्या बना? ओवरहेड, लेबर कॉस्टिंग, और फिफ्थ अपने पास बना ओवरहेड कॉस्टिंग। अब सामान देखो जो बनता है, कुछ कुछ प्रोसेस से होके बनता है। अब मैं इतने बड़े लेवल पे काम कर रही हूँ, छोटे लेवल की जनरली पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि छोटे लेवल पे मेरे पास एक दर्जी की दुकान है, उनको मैं जाके समझाने लगूँ ये सारी बातें तो मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकाल देंगे, अरे मैडम मैडम जाइए जाइए, अब क्या समझा रही हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो एक बड़े लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब हम बड़े लेवल की पढ़ाई करते हैं तो वहां पर हर चीज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है, कि आपका काम सिर्फ रॉ मटेरियल खरीदने का है, आपका काम लेबर हायर करने का है, आपका काम फैसिलिटीज को देखने का है, राइट। तो कई बार क्या होता है, एक गुड्स, जैसे मान लो कि हमें शर्ट बनानी थी, तो एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ क्या करता है? फैब्रिक खरीद के देता है। दूसरा डिपार्टमेंट है जो सिर्फ क्या करता है? उन फैब्रिक की, शर्ट की कटिंग करता है। तीसरा स्टिचिंग करता है, और फोर्थ उसकी पैकिंग करता है। यानी अगर हम बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे जो गुड्स हैं वो कई प्रोसेस से होकर गुजर रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या बना? प्रोसेस कॉस्टिंग। इसी के साथ एक चैप्टर आता है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, तो वो भी है, बट बस मैं आपको प्रोसेस कॉस्टिंग याद कराया, ठीक है। सेवेंथ, अब इन सारे खर्चों को हम लोग क्या करेंगे? इन सारे खर्चों को, एक बात बताओ, कभी हमारे घर में पूजा होती है तो पंडित जी क्या करते हैं? लिस्ट लेके हमको देते हैं कि सामान मार्केट से ले आओ। हम जाते हैं, उस लिस्ट को दुकान पे देते हैं, दुकान वाला उन्हीं के आगे प्राइजेस लिख देता है और टोटल बता देता है कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए। तो इतना सारा खर्चा जो गुड्स को बनाने के लिए कर रहे हो, वो सारा खर्चा कहीं तो लिखोगे।
अगर मैं आपसे पूछने आऊं, मैंने मेरे फैक्ट्री में जाके अपने लोगों से पूछा कि बताओ शर्ट का कॉस्ट कितना लगा, तो मुझे बताएंगे मैम मटेरियल के 2,000 रुपए लग गए, लेबर के 3,000 लग गए, ओवरहेड के 7,000 लग गए, तब तो जाके टोटल कॉस्ट होगी। तो ये सबकी एक लिस्ट बनानी होती है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट के साथ हम और भी पढ़ेंगे बैच एंड जॉब कॉस्टिंग, तो वो भी इधर है, जॉब कॉस्टिंग, बैच एंड जॉब कॉस्टिंग। आप मेन नाम याद रहो वो भी चलेगा, ठीक है। तो 7 चैप्टर्स अपने हो गए डन। उसके बाद आता है कुछ चैप्टर्स जो है वो प्लानिंग से रिलेटेड है, वो है अपने पास 3 चैप्टर। कौन कौन से? एक अपने पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गई, एक अपने पास बजट हो गया, एक अपने पास मार्जिनल हो गया, एक बजटिंग हो गया, एक मार्जिनल हो गया। इन तीनों के लिए मैं एक अलग नोटबुक बनाती हूँ, क्योंकि ये तीनों आपको सेकेंड ग्रुप में भी मिलेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, और ये तीनों आपको फाइनल में भी मिलेंगे। तो इसीलिए मैं बच्चों से बोलती हूँ कि आप एक सेपरेट नोटबुक बना लो, ताकि आपके पास ये हमेशा रहे। अभी बेसिक पढ़ लोगे, फिर धीरे धीरे ऊपर की पढ़ाई करोगे और आपके पास बेस रहेगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये कितने चैप्टर हो गए बच्चों अपने पास? 7, 8, 9, 10। अब आ जाते हैं यहाँ पे मिसलेनियस में अपने पास है कुछ चैप्टर 11, 12। एक चैप्टर है रिकंसिलेशन, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत इजी है रिकंसिलेशन। ये जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे क्या होता है। 12th हमारे पास चैप्टर, अच्छा बीआरएस जैसा नहीं है, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैम बीआरएस तो नहीं, नहीं बहुत इजी है ना। एक है अपने पास कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये एक चैप्टर है अपने पास। कुछ कैश भी है अपने पास, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो भी अपने पास है। तो ये पूरी पढ़ाई जो है वो हमें करनी है, ठीक है। पढ़ाई में अपने को बहुत अच्छा खासा टाइम लगता है, तो अच्छा सा सिलेबस भी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल योर सिलेबस। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप वो भी ले सकते हो, बट आई वुड रियली रियली वांट यू टू हैव कॉपी, पेन, कैलकुलेटर, कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो आप सीख भी सको। इस तरीके से आपका एक चैप्टर भी 10 मार्क का प्रिपेयर हो जाएगा। अब तो हर एक क्वेश्चन जो होता है 7 मार्क का आता है, तो एक 7 मार्क का चैप्टर क्या होगा आपका प्रिपेयर हो जाएगा, राइट। लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आगे, सुनो बिल्कुल ध्यान से। हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ध्यान से रखना। एक नोटबुक बनानी है, अच्छी थोड़ी सी मोटी बना लेना तो सही रहेगा। एक नोटबुक लेनी है, उसको 2 उसमें डिवाइड कर देना है, ठीक है। 2 पार्ट में, एक होमवर्क पार्ट, एक क्लास वर्क पार्ट। पहले मुझे क्लास वर्क लिखना चाहिए था, आई एम सॉरी। एक सेपरेट नोटबुक और बनाओगे। देखो मेरा ना पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा कुछ ऐसा सा है कि जब होमवर्क और क्लास वर्क होता है वो तो एक बार हो गया, मैंने क्लास में एक बार कराया, तुमने एक बार होमवर्क किया, तो ये पहली बार हमने सिलेबस किया। जब आप पहली बार कोई सिलेबस करते हो ना, तो आपको लगता है कि आपको 100% समझ आ गया, समझ में आ भी जाता है, लेकिन बिना प्रैक्टिस के नंबर नहीं आते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ क्लास से पहले अपने पास 4 से 5 बार प्रैक्टिस, क्लास से पहले मतलब पेपर से पहले, सॉरी, पेपर से पहले अपने पास 4 से 5 जो है वो प्रैक्टिस हो जाए। तो एक बार तो ये हो गया। सेकंड क्या होता है कि एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। इस सेपरेट नोटबुक में पूरे जितने भी हमारे क्लास में क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारी बुक है, मॉड्यूल, पास एग्जामिनेशन, आरटीपी और अदर क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं वो भी है। तो एक सेपरेट नोटबुक बनानी है जहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेके एंड तक दोबारा करना होता है। क्योंकि होता क्या है कि जब पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, तो अब उस चैप्टर को करने में से 6 क्लासेस लगी, फिर 7वें और 8वां जो अपना क्लास होती है, मान लो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो सेकंड चैप्टर में फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो जनरली कोई होमवर्क नहीं मिलता, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है कि इतने में आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो सेकंड टाइम प्रैक्टिस हो गई, फिर इसके बाद होगा टेस्ट, थर्ड वाला, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद टेस्ट, तो थर्ड बार वहां पे प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास लेंगे, परेशान मत होना, ये सब कुछ आपके ग्रुप पे जाता रहेगा, आई विल बी देयर, ठीक है। टेस्ट आपका भी होगा। टेस्ट हुआ, फिर क्या होता है कि थोड़े 2-4 चैप्टर्स हो जाते हैं, तो फिर क्यूमुलेटिव बेसिस पे टेस्ट होता है, तो फिर एक बार और रिवाइज हो जाता है। ये तो 4 बार रिवीजन हो गई, उसके बाद तो टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, और फिर ये सब कुछ जनरली याद हो जाता है, ठीक है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है 4-5 बार पढ़ लेते हो तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है और आपको ये रहेगा। तो आप अपनी क्लास वर्क में एक 2 नोटबुक मेंटेन करनी है,
एक मेनली क्लास वर्क होमवर्क, एक बार वो पूरा हो जाए तो 1 to लेके एंड वाली एक नोटबुक, ताकि बीच बीच में ढूंढना ना पड़े क्वेश्चंस का, क्योंकि क्लास वर्क में ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, फिर बीच में से कुछ होमवर्क जाएंगे, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो लाइन वाइज नहीं मिल पाएगा आपको। सेकेंड नोटबुक जब आप करते हो और लाइन वाइज आंसर्स कर लेते हो तो आगे की रिविजन में भी आपको बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, सो ये हमारा पढ़ाने का तरीका है। आई होप आपको हेल्पफुल हो, बाकी सबको तो हेल्पफुल होता ही है। सो लेट्स स्टार्ट। अब इतनी सारी बातों के बाद कैन वी स्टार्ट अ चैप्टर? आई नो, लेट्स स्टार्ट। चलो मेरे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्लास में बच्चे बहुत ऐसा मेरे को भी ऐसे बोलते हैं, मेरी प्यारी मैम, क्योंकि हम लोग ऐसे बात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, हमारी प्यारी मैम। ठीक है, आ जाओ। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले किसके साथ बच्चों? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बताओ कैसी कैसी बात करते हैं। हम चैप्टर 1 स्टार्ट करें। चैप्टर 1 है अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मॉड्यूल में कोई और चैप्टर होगा, ये मेरे पढ़ाने का तरीका है, मैं पहले अपने पास ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ाती हूँ। ठीक है, आओ। सो ऑपरेटिंग भी बोलते हैं इसको, या सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। कैलकुलेटर, 2 पेन और पेपर। पेपर मतलब रजिस्टर वगैरह रखो, और सारे कैलकुलेशन मैं क्वेश्चन ऐसे एग्जाम्पल में भी दूंगी, तो ऐसा पॉज करके सॉल्व करना और फिर चेक करना। चीटिंग मत करना, चीटिंग नहीं नहीं। विद्या रानी कसम है तुम्हें, विद्या रानी अपना बदला पेपर में लेती है, बोल दिया मैंने। आ जाओ, ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग। अच्छा बच्चों, दिस फुल चैप्टर, दिस होल चैप्टर डील्स विद सर्विस इंडस्ट्री, यानी ऐसी इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री की हम कॉस्ट निकाल रहे हैं जिस इंडस्ट्री में सर्विसेज दी जाती है। एग्जाम्पल सोचो जरा, तुम्हारे आसपास बहुत है। जिस बस में तुम ट्रैवल करते हो, जिस मेट्रो में तुम ट्रैवल करते हो, जिस कोचिंग सेंटर में आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस स्कूल में आपने पढ़ाई की है, जिस हॉस्पिटल में, कई बार ऐसा बीमार तो नहीं होने चाहिए, कई बार आप चेकअप के लिए चले जाते हो हॉस्पिटल में, किसी को नहीं जाना चाहिए, मतलब सब स्वस्थ रहने चाहिए बेसिकली। होटल हो गया, ये सब कुछ क्या है? कंसल्टेंसी फॉर्म हो गई, आर्किटेक्ट की सर्विसेज हो गई, ये सब कुछ सब कुछ सब कुछ क्या है बच्चों? सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री की सबसे खास बात क्या है कि इट सेल्स एक्सपीरियंस, इट डज नॉट हैव अ प्रोडक्ट। मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूँ, ये एक्सपीरियंस ही तो है। कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा, कुछ बच्चों को ठीक लग सकता है, कुछ बच्चों को अच्छा नहीं लग सकता, सबके अपनी एक्सपीरियंस ही तो है। तो कहने का मतलब, जब भी कोई सर्विस इंडस्ट्री होती है उसमें कोई टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता। आप कुछ बेच नहीं, मतलब आप कोई सामान नहीं बेच रहे हो, आप कोई कुछ ऐसी चीज नहीं बेच रहे हो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो सबसे पहली बात, इन अ सर्विस इंडस्ट्री देयर इज नो टैंजिबल प्रोडक्ट, a product which there is no product which has physical existence। कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई टैंजिबल आउटपुट नहीं है, इसीलिए आप उसको स्टोर भी नहीं कर सकते हो। मेरा आज पढ़ाया हुआ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो कल के लिए वो रख दूं, ऐसा नहीं होता। लेकिन मान लो कि मैंने आज पेस्ट्री बनाई और वो पेस्ट्री जो थी वो ज्यादा बन गई, तो आज नहीं बेचूंगी तो आज नहीं बिकी तो वो कल बिक जाएगी। मैं वेजिटेबल सेल करती हूँ, तो वेजिटेबल सेल आज नहीं बिके तो कल बिक जाएंगे। सो आज का क्लोजिंग स्टॉक विल बिकम द ओपनिंग स्टॉक ऑफ टुमारो। It can be possible because it has physical existence. If it does not have any physical existence, it cannot be stored. तो मैंने आपको फीचर्स बताए सर्विस इंडस्ट्री के बारे में दो, कि टैंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता है, इसीलिए स्टोर भी नहीं हो पाता है। जो सर्विस इंडस्ट्री होती है मेरे बच्चों, उसमें ध्यान रखो कि यहाँ पे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। आज मुझे होटल खोलना है, तो पहले तो इतनी बड़ी बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, फिर इतनी सारी एसेट, मुझे एसी लेना पड़ेगा, एयर कंडीशनर लेना पड़ेगा, बेड्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारी डेकोरेशन का सामान लेना पड़ेगा। मुझे आज कोचिंग खोलनी है, मुझे जगह लेनी पड़ेगी, एसी लेना पड़ेगा, कैमरा लेना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग सेटअप करना पड़ेगा, मेरे को चेयर्स लेनी पड़ेगी। ये सब क्या है? फिक्स इन्वेस्टमेंट ही तो है। मेरे को बस चलानी है, मैंने कहा अब बस चलाएंगे, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, वेरी फेमस इन दिल्ली। ठीक है, तो बस चलानी है, तो अब मैंने एक पूरी बस खरीद ली, तो वो बस इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, मैंने कहा मेट्रो चलाएंगे, मेट्रो ले ली। तो कहने का मतलब, जो भी ये सर्विस इंडस्ट्री है इसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो 3 मैंने आपको बता दिए। पहले, देयर इज नो टैंजिबल प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड। थर्ड,
अपने पास कि इट हैज देयर इज लॉट मोर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आर फिक्स्ड इन नेचर। फिर मेरे को बताओ, ये बहुत कई बार ना लेबर इंटेंसिव होता है, लेबर का होना जरूरी है। मैं पढ़ाऊंगी नहीं तो कोचिंग नहीं चलेगी, ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। अभी सेल्फ मेड बस भी होती है, सेल्फ ड्रिवन भी होती है, ठीक है ठीक है। हमारी अभी कॉस्टिंग थोड़ा सा पुराना, ठीक है ठीक। चलो, होटल है तो इतना सारा स्टाफ चाहिए। होटल में तो लोग रिलैक्स करने जाते हैं, तो उनकी सेवा करने के लिए, उनको सर्विसेज देने के लिए देयर शुड बी पीपल, स्टाफ गोइंग देयर। तो ये सब क्या है, लेबर इंटेंसिव है, लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी मुझे लग रहा है अभी तक नहीं है। सो हम लोगों ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया बच्चों, कॉन्सेप्ट 1। कॉन्सेप्ट 1 क्या था अपने पास, फीचर्स ऑफ, देखो मेरी ना स्पेलिंग ना बहुत गड़बड़ हो जाती है तो मुझे माफ कर देना। देखो स्पेलिंग्स के नंबर कटते नहीं है, तो इसीलिए मैंने कभी जहाँ पे नहीं होता वहाँ मैं डॉक्टर बन जाती हूँ, ठीक है। फीचर्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री। अब तुम ये कहोगे कि मैम क्यों नहीं कटते, आपको कैसे पता? एक्चुअली मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, ये नंबर मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ, अभी पढ़ाई करो, ठीक है। फीचर्स ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, तो चलो बताओ क्या क्या सिखाया मैंने। सबसे पहले देयर इज नो टेंजिबल प्रोडक्ट, देयर इज नो टैंजिबल, यानी डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, देयर इज नो टैंजिबल प्रोडक्ट, मतलब नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। चलो, सेकेंड अपने पास क्या, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। कई बार अगर मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, मैं कोशिश करूंगी मैं सही लिखूं, बट प्लीज आप ठीक लिख लेना, ठीक है। आई एम सॉरी अबाउट इट पहले से ही। चलो, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ने मेजर इन्वेस्टमेंट is of fixed nature. Next, labor attention is required. Labor मतलब human attention, ठीक है। और भी होते हैं, और भी ऐसे आता आता जाएगा तो मैं ऐसा बादल बनवा के उसमें लिख दूंगी। अभी के लिए स्टार्ट करने के लिए आई थिंक वी आर गुड टू गो, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, तो सबसे पहले हमने फीचर कर लिया। अब हमारे सिलेबस में क्या क्या कौन कौन सी सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री बहुत सारी होती है, अपने इसमें नहीं है, है ना। सर्विस इंडस्ट्री हमें जो पढ़नी है, हमें 3 पढ़नी है। एक हमें ट्रांसपोर्टेशन, सबसे ज़्यादा जो पेपर में आता है वो ट्रांसपोर्टेशन ही रहता है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। दूसरा अपने पास जो होता है वो है अपने पास ट्रांसपोर्टेशन के बाद होटल, ये होटल है, ठीक है, सही लिखना प्लीज। ये है अपने पास हॉस्पिटल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारे पास 2 हैं। एक है हमारे पास पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जो हम स्टार्ट करेंगे आज, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो अपने पास बच्चों वो है, दूसरा अपने पास है गुड्स ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आराम से बना लो कि सर्विस इंडस्ट्री में पता होना चाहिए हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें जो पढ़ना है, हमें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पढ़नी है, हमें होटल पढ़ना है, हमें हॉस्पिटल पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन में अपने पास 2 है, एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है, एक अपने पास गुड्स ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मुझे कॉन्सेप्ट 2 पढ़ाना है, देन विल स्टार्ट, ठीक है। आ जाओ, हम लोग अभी कर रहे हैं बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कॉस्ट यूनिट। आओ मेरे बच्चों, बहुत मेहनती हो तुम, ऐसे ही मेहनत करते रहो, जितनी मेहनत करोगे भगवान उतना ही आपको सक्सेस देगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात, कई बार बच्चे क्या होते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं बट नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं। ऐसा मैं भी करती थी जब मैं छोटी थी, तो मैं भी ऐसे ही
मतलब मैं हमेशा बोलती थी भगवान जी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं करते, ये नहीं करते, तो मैं बहुत मेहनती रही हूँ हमेशा से, लेकिन थोड़ी नेगेटिव थी, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत नेगेटिव थी। आई एम सॉरी, सच बोल देते बच्चों के सामने, क्योंकि तुम लोग को मैं ही तो सिखाऊंगी ना, टीचर होता किस लिए, सिखाने के लिए होता है ना। तो ध्यान रखना, जीवन में तुम जितनी भी सक्सेस पाओगे ना, वो दो चीजों से पाओगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होगा, और सिर्फ मेहनत से कुछ हो जाएगा, लेकिन बड़ा कुछ नहीं होगा। अगर जीवन में तुम्हें कुछ भी बड़ा करना है तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए। पहला, पॉजिटिव रहो, और दूसरा, बहुत मेहनत करो। बहुत मेहनत, अभी तुम बहुत यंग हो, अभी तुम बहुत मेहनत कर सकते हो। बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छा सोचो, लोगों के लिए अच्छा करो। तो लोगों के लिए अच्छा करोगे ना, तो खुद के साथ तो अच्छा होगा ही होगा। भगवान ने एक बहुत अच्छी दुनिया बनाई है और लोगों को बनाया है कि आप एक दूसरे की मदद कर सकें। तो जब भी कोई दिखे जिसको थोड़ी सी जरूरत हो, हमेशा आप मदद कर दीजिए। दूसरा, बहुत रिस्पेक्ट रखिए सामने वाले के लिए। आप अपने क्लासमेट्स के लिए, मम्मी पापा के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, अनजान लोगों के लिए, जो भी आपके आसपास एनिमल हैं, जो भी, सबके लिए अच्छा सोचिए। दूसरों की हेल्प कर सकते हैं तो करिए, और बहुत अच्छे इंसान बनिए। अच्छा इंसान बनना जीवन में आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। तो जब आप अच्छे इंसान होते हो ना, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने में ही अच्छा करते रहिए। भगवान, देखो, कहते हैं कि कई बार हम लोग गलत काम, गलत तो नहीं बोलूंगी, कि कभी कभी कुछ हमसे गलत हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, इतनी बार अच्छा किया, एक बार गलत भी कर दिया तो क्या हुआ। लेकिन नहीं, थोड़ा कभी भी जीवन में कोई फैसला लेना हो, जीवन में कोई डिसीजन लेना हो, जीवन में कुछ करना हो, जीवन में किसी की जरूरत हो, 1 मिनट सोच के, 1 मिनट रुक के उनकी मदद कीजिए और कर दीजिए, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बी अ गुड पर्सन, ये इट गोज अ लॉन्ग वे। बी अ गुड पर्सन, अच्छी हैबिट्स डेवलप करना, सबके बारे में अच्छा सोचना, अपने बारे में खुद ब खुद आप अच्छा सोचने लगो। तो अच्छा सोचो, बहुत मेहनत करो। इट इज द स्टार्ट ऑफ योर जर्नी, राइट। आप इंटर में हो, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इंटर में हो। आप बहुत मेहनत करिए, आप आगे, ये क्लासेस वैसे सीए इंटर के लिए भी आप देख सकते हो अगर कोई बच्चा देख रहा है तो, बिकॉज दिस चैप्टर इज सेइंग देयर। एंड बहुत मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। एज अ टीचर मैं तो चाहूंगी आप बहुत 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 तरक्की करें, और फिर एक कमेंट लिख देना कि मैम थैंक यू। चल आज बच्चों, कॉस्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे थे। तो कॉस्ट यूनिट क्या होता है, देखो, अभी कुछ बोलने वाली थी, भूल गई। देखो, कॉस्ट यूनिट के बारे में बात करें। कॉस्ट यूनिट का बच्चों मतलब क्या होता है, बेसिस अगेंस्ट विच, बेसिस अगेंस्ट विच, अगेंस्ट विच कॉस्ट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर। कॉस्ट तुम सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हो, कॉस्ट ऑफ में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो वही हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। बेसिस अगेंस्ट विच, अगेंस्ट विच कॉस्ट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, ये सारे जो मैं लिख रही हूँ तुमको एज दिस डेफिनेशन तो तुमको बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब कुछ मैं ऐसे लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम कॉस्टिंग में आगे बढ़ते जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेशन दे दूंगी, और मैं इसको आपको जो लैंग्वेज लिखी हुई है बुक्स में वो भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो बैक टू आवर कॉन्सेप्ट कि हम लोग क्या बात कर रहे थे, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, बेसिस अगेंस्ट विच कॉस्ट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर। यानी कस्टमर से आप किस बेसिस पे पैसा चार्ज करोगे। मुझे एक बात बताओ, मुझे मार्केट जाना है, मुझे सब्जी खरीदनी है, तो मैं उनसे अगर पूछूंगी भैया ये सब्जी कितने रुपए की है, तो मुझे कैसे बताएंगे कि मैम 1 किलो का दाम इतना है, आपको जितना चाहिए आप ले लो। मैं मार्केट में गई, मुझे मिल्क खरीदना था, मैंने पूछा कि भैया इसका दाम क्या है, उन्होंने बोला कि आप पर लीटर है, 1 लीटर का भाव है 80 रुपए, आपको 2 लीटर चाहिए आप 160 रुपए दे दो। मैं मार्केट में फैब्रिक खरीदने गई, तो मैंने पूछा भैया इसका दाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि मान लीजिए 2000 रुपए पर मीटर है, 1 मीटर का 2000 रुपए है। तो यही सब क्या है, अपना कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या हुआ कि मैं कस्टमर को क्या बोल के पैसा चार्ज करूंगी, राइट। कि अच्छा आप 1 मीटर लेके जा रहे हैं, आपको इतना 1 मीटर का इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब कुछ होता है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट मतलब किस बेसिस पे आप कस्टमर से पैसा चार्ज करना चाहते हैं। अब मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स तुम्हें दिए वो सारे के सारे जो थे वो गुड्स के थे, है ना। लेकिन सर्विसेज में कैसे चार्ज करोगे, कैसे कोई अपनी सर्विसेज को मेजर करेगा।
आई गिव एन एग्जांपल। अभी आप कोचिंग ले रहे होगे तो कोचिंग में आपको पर सब्जेक्ट का प्राइस बताया जाता है, पूरे सिलेबस का प्राइस बताया जाता है। होटल में आपको पर रूम का प्राइस बताया जाता है। भाड़ा आप टैक्सी का देते हो, आप ऑटो का देते हो, तो वो आपको बता देते, मीटर से जाओगे तो 1 मीटर का इतना, मीटर से जाओगे तो 1 किलोमीटर का इतना लगेगा। तो कॉस्ट यूनिट मतलब बच्चों क्या हुआ? कॉस्ट यूनिट मतलब हुआ बेसिस अगेंस्ट विच कॉस्ट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कि आप कस्टमर से किस बेसिस पे पैसा चार्ज करोगे। अब आगे आ जाओ। कॉस्ट यूनिट जो अपने है वो दो तरीके के हैं। एक है अपने पास सिंपल कॉस्ट यूनिट, एक है अपने पास सिंपल कॉस्ट यूनिट, दूसरा अपने पास है कंपाउंड कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। ठीक है, जहां पे सिर्फ एक ही कॉस्ट यूनिट इन्वॉल्व होती है, जहां पे सिर्फ एक ही कॉस्ट यूनिट इन्वॉल्व होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल कॉस्ट यूनिट। वेयर ओनली वन कॉस्ट यूनिट इज इन्वॉल्व, वेयर ओनली वन कॉस्ट यूनिट इज इन्वॉल्व, कॉस्ट यूनिट इज इन्वॉल्व। जहां पे सिर्फ एक ही कॉस्ट यूनिट इन्वॉल्व होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल कॉस्ट यूनिट। जहां पे एक से ज्यादा, more than one cost unit is involved, more than one cost unit is involved, more than one cost unit is involved, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। अब ध्यान से समझो, बिल्कुल ध्यान से। अभी मैंने जितने भी आपको एग्जांपल्स दिए थे वो सारे किसके थे? वो सारे थे सिंपल कॉस्ट यूनिट के। ठीक है, वो सारे किसके थे? अपने पास सिंपल कॉस्ट यूनिट के। तो जैसे अभी मैंने बोला कि जो वेजिटेबल था, जो वेजिटेबल था वो क्या था? जो वेजिटेबल हम लोग देख रहे थे वो कैसे मिला था? पर केजी। अगर कोई लिक्विड आप ले रहे हो तो किस पे मिला अपने को? पर लीटर। अगर मान लो आप फैब्रिक खरीदने गए तो आपको क्या मिला? पर मीटर। अगर टैक्सी की आपने तो पर किलोमीटर। उसका कुछ फिक्स चार्ज भी होता है, उसके ऊपर मीटर जो लेता है वो पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है। ठीक है, अब समझो थोड़े सर्विसेज के एग्जांपल। मान लो कि मैंने क्या किया, हम लोग बस से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, समझना बिल्कुल ध्यान से, यहीं से अब सारी कहानी, सारा चैप्टर स्टार्ट है। मान लो बस में हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे थे और हम 3 दोस्त थे। ठीक है, हम यहाँ पे ये 3 दोस्त है। मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है तो कोई हंसना नहीं। ठीक है, और ये बस है। ठीक है, यहाँ पे इसका कंडक्टर है। ठीक है, हम 3 दोस्त थे। ठीक है, ए बी सी। मैंने इन दोनों ने मिलके ए को बोला जा भाई टिकट लेकर आ। ठीक है, तो ए गया टिकट लेने। अब कंडक्टर से मैंने बोला कि भैया आप ना टिकट दे दो। तो कंडक्टर ने बोला कि अच्छा आपको जाना कहाँ है और कितनी टिकट चाहिए? बिल्कुल ध्यान से, आपको जाना कहाँ है और कितनी टिकट चाहिए, कितने लोग हो? तो यानी मुझे बताओ 3 लोगों के लिए क्या मुझे 3 टिकट लेनी पड़ी? अब यहाँ पे वो मत ले आना मैम बच्चे भी ट्रैवल कर रहे, बच्चों की टिकट नहीं लगती। अरे नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास 3 लोग थे तो 3 टिकट लेनी पड़ी। अब एक मान लो कि 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, एक मान लो 15 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और एक जो है वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो क्या सबकी टिकट का रेट अलग अलग होगा और सबको ही क्या टिकट लेनी पड़ेगी? तो बस में अगर मैं कॉस्ट यूनिट की बात करूं तो बस हर एक पैसेंजर की एक अलग टिकट निकालता है और जिसको जितने किलोमीटर जाना होता है उसके हिसाब से टिकट लेता है। यानी मैं यहाँ नहीं बोल सकती कि नहीं भैया, एक जैसे टैक्सी में आप ऑटो में बैठते हो तो 3 लोग भी बैठो तो सेम किराया, एक बैठो तो सेम किराया, 2 बैठो तो सेम किराया। ठीक है, तो वहां पे उनको किलोमीटर से मतलब होता है कि भैया आप इतनी जगह जाएंगे तो आपको 150 रुपए लगेंगे, आप एक बैठे, 2 बैठे, 3, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बैठे। लेकिन वहीं आप बस में जाते हो तो हर एक पर्सन को अलग टिकट लेनी पड़ती है और जो पर्सन जितने किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है उसकी टिकट उसके हिसाब से कटती है। तो अपने को यहाँ तक समझ में आया? यानी बस का कॉस्ट यूनिट क्या हो गया बच्चों? बस का कॉस्ट यूनिट हो गया पर पैसेंजर किलोमीटर, कि पैसेंजर के हिसाब से भी पैसा जाएगा और किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा जाएगा। सेम विथ योर मेट्रो। मेट्रो में भी क्या होता है?
पैसेंजर के भी हिसाब से हर एक पैसेंजर की अलग टिकट, और जो जितने किलोमीटर दूरी पे जा रहा है उसकी टिकट उसके हिसाब से। तो यहाँ पे भी क्या होता है, पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। लेकिन वही आपने ऑटो किया, टैक्सी किया, तो बोलते भाई पैसेंजर से कोई लेना देना नहीं, आप किलोमीटर के हिसाब से पैसा दे दीजिए। मान लो कि मेरी बहन की शादी थी और मैंने पूरा होटल बुक कर दिया, तो मुझे होटल वाले ने बोला कि मैम एक दिन का 5 लाख है, अब आप जितने दिन रहोगे, जितने भी आपके फंक्शन है, आप उसके हिसाब से पैसा दे दो। 2 दिन के लिए बुक करोगे तो 10 लाख दे दो, 3 दिन के लिए बुक करोगे तो 15 लाख दे दो, 4 दिन के लिए बुक करोगे तो अपना उसके हिसाब से। यानी अगर मैं पूरा फुल बुकिंग कर लेती हूँ तो होटल का किराया कैसे जाता है बच्चों, पर डे के हिसाब से। फुल बुकिंग कर लेती हूँ अगर, तो पर डे के हिसाब से। लेकिन अगर मैं बुक करती हूँ होटल में कुछ रूम, मान लो कि हम 3 दोस्त थे, हम कहीं घूमने गए और हमें होटल में रूम बुक करना था। होटल वाले ने बोला एक रूम एक पर्सन, एक आपको सेपरेट रूम ही लेना पड़ेगा, एक रूम में एक ही पर्सन रहने वाला है। हमने कहा ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन को 2 दिन रुकना है, इसको 3 दिन रुकना है, इसको 4 दिन रुकना है, सबके डेज अलग अलग है, तो क्या सबको हर एक पर्सन को एक अलग रूम, और हर एक रूम का आप जितने दिन रह रहे हो दिन के हिसाब से किराया जाएगा। एक रूम का एक दिन का 400 रुपए किराया, एक रूम का एक दिन का 400 रुपए किराया। तो पहले वाले को कितना देना पड़ेगा, 800 रुपए। दूसरे वाले को कितना देना पड़ेगा, 1200 रुपए। चौथे वाले को कितना देना पड़ेगा, 400 इंटू, मतलब थर्ड वाले को कितना देना पड़ेगा, 400 इंटू 4। तो यानी हर एक पर्सन का एक अलग रूम और हर एक दिन का अलग रेट। तो यानी होटल कैसे चार्ज करता है बच्चों, पर रूम डे, पर रूम डे, ठीक है। ऐसे अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो हॉस्पिटल में, हो गई ना स्पेलिंग गलत, हो गई ना, चलो। हॉस्पिटल में अगर प्राइवेट रूम्स हैं तो वहां पे भी रूम डे के हिसाब से ही होता है कि पर रूम डे, एक रूम का इतना किराया है, आप जितने दिन रुकेंगे उसके हिसाब से उतना किराया। अगर मान लो कि वहां पे जनरल वार्ड है तो वहां पे बेड होते हैं, तो यानी मान लो एक रूम में 4 बेड है, तो एक रूम पे मतलब एक बेड पे एक पेशेंट, और जो पेशेंट जितने दिन रहेगा उसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा बेड चार्जेस। तो हॉस्पिटल में क्या बन गया, जनरल वार्ड के लिए पर बेड डे, इसको पेशेंट डे भी बोलते हैं, तो पर बेड डे या पर पेशेंट डे, ठीक है। आगे आगे और पढ़ेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया बच्चों, सबसे पहले आज हमने सीखा क्या, कि अपने पास कॉस्ट यूनिट मतलब क्या। कॉस्ट यूनिट मतलब बेसिस अगेंस्ट विच कॉस्ट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर। ये कितने हो सकते हैं, 2 तरीके से, एक सिंपल कॉस्ट यूनिट, एक कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। सिंपल कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, एक ही बेसिस इन्वॉल्व होगा। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या है, एक से ज्यादा बेसिस इन्वॉल्व होंगे। तो जितनी भी इंडस्ट्री हम मोर और लेस पढ़ने वाले हैं वहां पे हमें कंपोजिट ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक हुआ, 2 कॉन्सेप्ट अभी तक हमने किए। पहला फीचर्स क्या रहेंगे, दूसरा कॉस्ट यूनिट क्या रहेगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अपना पहला इंडस्ट्री। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से। कैलकुलेटर लेके बैठना, नहीं है तो ले लो। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, आओ बच्चों। चलो, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी इसकी कॉस्ट यूनिट क्या होती है। तो मुझे बताओ इसकी कॉस्ट यूनिट क्या होती है। मैं पेन चुन रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो सेम क्यों चल रहा है ये, ब्लू है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें किसके बारे में, यहाँ पे हम सीख रहे हैं कॉस्ट यूनिट, कि यहाँ पे इसकी कॉस्ट यूनिट क्या होगी। तो मैं तुम्हें सबसे पहले स्टेप 1 सिखा रही हूँ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए कॉस्ट यूनिट। तो देखो, अगर तो हम बस का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम बस का ही क्वेश्चन करेंगे, या मेट्रो का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो हमारी कॉस्ट यूनिट होती है जनरली, अगर क्वेश्चन कुछ और बोले तो क्वेश्चन हमारा भगवान है, क्वेश्चन जो बोलेगा मैं वो मान लूंगी। बट अगर मेरे पे छोड़ दिया जाए तो बस मेट्रो, यहाँ पे मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट यूनिट यानी हम कस्टमर से पैसा कैसे चार्ज करेंगे, पैसेंजर किलोमीटर के बेसिस पे। अभी थोड़ा बहुत हो सकता है कम समझ में आए, अभी हम लोग आगे चलेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। अगर हम टैक्सी का क्वेश्चन कर रहे हैं या ऑटो का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमारे लिए जो कॉस्ट यूनिट बनेगा वो किलोमीटर बनेगा। आओ अब मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ, तुम्हारे कैलकुलेटर सब अपने पास रखो, मैं अपना कैलकुलेटर ले लिया मैंने। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल, ठीक है। अच्छा कुछ सिखा रही हूँ अभी, फिर उसको हम क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो बताएंगे। तो अभी हम थोड़ा सा सीख रहे हैं कुछ, फिर वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा वो देखेंगे। चलो मेरे बच्चों एग्जाम्पल, मान लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बस, एक बस को ऑपरेट करने का जो खर्चा है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बस, कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग अ बस इज मान लेते हैं 50 लाख है पर एनम। एक बस को अगर हम पूरे साल चलाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी लगती है, 50 लाख, ठीक है। 50 लाख की अपने पास कॉस्ट आती है। मान लो कि जो किलोमीटर रन पर एनम है, किलोमीटर रन पर एनम है वो है मान लो अपने पास 50,000 किलोमीटर। मान लो जो हम पैसेंजर लेके जाते हैं एक बार में, वो हम लेके जाते हैं 100 पैसेंजर, हमारी बड़ी गाड़ी है, ठीक है। तो अब तुम मुझे कुछ कैलकुलेट करके बताओगे, तो चलो कैलकुलेट करो। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं देखो, हम लोग कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट। मुझे कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर करके बताना है तुम्हें। तुम बोलोगे मैम आप क्या ही पूछ रहे हो, हमें क्या ये नहीं आता। आई नो तुम्हें आता है, मैं बस ऐसे कुछ सिखा रही हूँ, ऐसे खेल खेल में सीख जाएंगे सब, बहुत इजी है। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, अब तुम मुझे ये 3 चीज निकाल के बताओगे, ठीक है। चलो अगर मेरे को कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है तो मेरे बच्चों में क्या करूं, जो भी मेरी टोटल कॉस्ट थी उसको मैं टोटल किलोमीटर से डिवाइड कर देती हूँ, हो गया काम। मैम आप क्या सिखा रहे हो, ये हमें नहीं आता क्या। सॉरी मुझे पता है तुम लोगों को आता है, बट हम सीखेंगे। 50 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 किलोमीटर, तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया बच्चों, 100 रुपए पर किलोमीटर। यानी एक बस को अगर हम 1 किलोमीटर चलाते हैं तो 100 रुपए का खर्चा आ जाता है। एक बस को 1 किलोमीटर चलाते हैं तो 100 रुपए का खर्चा आ जाता है। अगर आप बस को 5 किलोमीटर चलाओगे तो कितना खर्चा आएगा, 500। आप अगर बस को आगे चलाओगे मान लो 10 किलोमीटर तो कितना खर्चा आएगा, 10,000। तो मेरा एक फ्रेंड आया, उसने बोला मुझे अपनी बस में लेके चल। मैंने कहा ठीक है, दोस्त है तो प्रॉफिट भी नहीं चार्ज कर सकती। तो मैंने बोला लेकिन अगर तू 1 किलोमीटर के 100 रुपए देगा, अगर तू 2 किलोमीटर गया तो 200 रुपए देगा, 10 किलोमीटर घूमेगा तो 1,000 रुपए देगा। क्योंकि तू दोस्त है तो तेरे से प्रॉफिट नहीं चार्ज करी, कॉस्ट तो चार्ज करूंगी। तो मैं, उसने बोला ठीक है। समझ आया हो क्या रहा है, कॉस्टिंग में हम निकाल क्या रहे हैं कि कस्टमर से कितनी कॉस्ट रिकवर करनी है। उसमें तो अगर आप प्रॉफिट रिकवर करना चाहते हो तो कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ दो, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कस्टमर से सेलिंग प्राइस ले लेंगे। मान लो वही मेरा दोस्त नहीं था, कोई और था, तो मान लो उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे को ना यहाँ 5 किलोमीटर जाना है। मैंने मेरे दिमाग में कैलकुलेशन की कि यार बस को चलाने का ही 100 रुपए खर्चा है, 20 का प्रॉफिट जोड़ देती हूँ, तो उनसे 1 किलोमीटर के कितने पैसे लूंगी, 120 रुपए। उन्होंने बोला 5 किलोमीटर जाना है। मैंने कहा ठीक है, 5 × 120, आप मुझे कितने रुपए दे देना, 600। कॉस्टिंग अब थोड़ी थोड़ी समझ आई क्या, कि पूरी कॉस्टिंग का एम क्या है कि भाई 1 किलोमीटर का, मतलब ये तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गई, कि 1 किलोमीटर का एक पैसेंजर से कितना रुपया चार्ज करूं। ठीक है, अगर मुझे ये पता चल जाएगा तो जो पैसेंजर जितने किलोमीटर जाना चाहता है मैं उसको उसका फ्रेट बता पाऊंगी। तो कॉस्टिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, कॉस्टिंग एज अ सब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज टू कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट, कि एक यूनिट का कस्टमर से कितना पैसा चार्ज करना है ये पता चल जाए, उसमें तो मैं प्रॉफिट डाल के रिकवर ही कर लूंगी। अगर आपको कॉस्ट पता चल गया तो आप सेलिंग प्राइस निकाल पाओगे। अब समझ में आया कॉस्टिंग इतनी जरूरी क्यों है, ताकि आपको ये पता लग सके कि एक यूनिट का कितना कॉस्ट रिकवर करना है ये बता दो। प्रॉफिट तो मैं लगा के कमा ही लूंगी, ऐसे धीरे धीरे चैप्टर में समझ में आएगा।
यही अगर मैं पहले बोल देती तो तुम घबरा जाते कि अरे मैम इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी। अब धीरे धीरे समझा तो समझ आया ना। इसीलिए कहते हैं धीरे धीरे कोई भी चीज पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जल्दी जल्दी मत करो, आराम से पढ़ो सिलेबस, आराम से मेहनत करो, एक बार पूरी जान लगा के पढ़ो। आई गारंटी यू विल बी पास्ड, राइट। तो अपने को बहुत मेहनत से आराम आराम से पढ़ो। कई बार बच्चे ना क्या करते हैं कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं उसको 1.1 1.2 स्पीड पे दिखते हैं। पर्सनल ओपिनियन है मेरा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जल्दी जल्दी लेक्चर कंप्लीट करके कुछ नहीं मिलेगा। आराम से जिस भी पेस पे टीचर पढ़ा रहे हैं, आप जहां से भी क्लास ले रहे हैं उस पे पढ़िए। आराम से जो जो एग्जाम्पल्स करा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं वो लिखिए। एक बार आराम से टीचर के साथ पूरा सिलेबस कीजिए, उसके बाद अपने रिवीजन कीजिए और देखिए आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी जल्दी नहीं मचानी है जिंदगी में, कोई भी हड़बड़ी का काम नहीं करना। बड़े बुजुर्ग जो बोल के गए हैं बिल्कुल सही बोल के गए हैं, जल्दी का काम शैतान का। आराम से करो मेहनत। देखो हर काम अपने हिस्से की मेहनत लेके जाएगा। हर काम, तुम कोई भी काम करोगे ना अपने हिस्से की मेहनत वो लेता है। तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, सीएमए इंटर में हो, सीए इंटर में हो, तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखोगे ना तो जर्नी खूबसूरत भी होगी और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अब तो जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगी, है ना। तो आराम से अपना टाइम लेके पढ़ाई करो और पढ़ाई करते रहो, है ना। कछुए की स्टोरी याद है क्या? आराम से जीतोगे, जीतने के लिए बने हो तुम मेरे बच्चों। चलो आ जाओ, समझ आया? आगे चलो, हम लोग अब निकाल रहे हैं कॉस्ट पर, क्या निकालना था सेकंड बच्चों? कॉस्ट पर पैसेंजर। कॉस्ट पर पैसेंजर, तो हमने कहा क्या, तो अपने पास 50 लाख रुपए थे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम? पैसेंजर से। कितने पैसेंजर थे बच्चों? 100। तो इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? 50,000 रुपए पर पैसेंजर। तो यानी अगर आपको कुछ पर बेसिस पे निकालना था तो आपने क्या किया? कॉस्ट को उससे डिवाइड कर दिया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? अब हमें निकालना है कॉस्ट पर, आपको दिख रहा है सही से तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैम सब विजिबल है, आवाज वहाज सब सही आ रही है। आप मेरी मदद कीजिए, ठीक है। हम आपकी करेंगे। अच्छा, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज 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 कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। वो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ मैं बहुत बच्चों की मदद कर पा रही हूँ और शायद आपको भी हेल्प मिल रही होगी, आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा। तो इट्स ऑलवेज टू वे रिलेशनशिप। आप मेरे लिए थोड़ा सा कीजिए, थोड़ा सा मैं आपके लिए करूँगी। आपके कमेंट, लाइक, शेयर, एवरी सब्सक्राइबर व्हेन इट इंक्रीज इट जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी बिकॉज इट मेक्स मी फील कि मैं कितने बच्चों को मदद कर पा रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू इन एडवांस। चलो, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है। तो अब किससे डिवाइड करेंगे? पैसेंजर से भी डिवाइड कर देंगे, किलोमीटर से भी डिवाइड कर देंगे। तो यानी 50 लाख डिवाइडेड बाय कितने पैसेंजर थे बच्चों? 100। कितने किलोमीटर थे? कुछ है तो मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, बात तो वही पड़ेगी। डिवाइडेड बाय 50,000, है ना। तो अब मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये कितना आ जाएगा? 10 रुपए मेरे ख्याल से। 4 0 से 4 0। अब तुम कहोगे मैम आप ऐसे क्यों कर रहे हो? अब ना कैलकुलेटर की इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है ना, क्या बताऊं। पर पैसेंजर किलोमीटर, तो यानी 5 रुपए एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर के जो भी आंसर आए डब्बे में। प्रेजेंटेशन का बिल्कुल ध्यान, एग्जामिनर को बिल्कुल परेशान नहीं करना, बिल्कुल साफ साफ देखो। जैसे ऐसे तुम डब्बे में डालते हो तो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन लगती है, आंसर बिल्कुल साफ साफ समझ आता है। तो यही करना है ना। चलो, हम लोगों ने क्या निकाला? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है। अब यहां से क्या होता है कि जो इंडस्ट्री जिसका ये बस है उसको बहुत हेल्प मिलता है कॉस्ट निकालने के लिए, समझो। अब इसके पास एक केस 1, एक पर्सन आया जिसने क्या बोला कि सर मेरे को ना 50 किलोमीटर जाना है। मैंने कहा अच्छा कितने टिकट चाहिए? कहता है 1। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने दिमाग में सोचा कि इनसे कितने सारे दोस्त हैं, प्रॉफिट नहीं रिकवर करे अभी किसी से। तो 50 किलोमीटर इंटू 5 यानी कितना? 250 रुपए आप मुझे दे दो, मैं आपको 50 किलोमीटर लेके जाऊंगा। ये कब पॉसिबल हो पाया? जब आपको ये पता है एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है। क्योंकि हमारी गाड़ी में, हमारी बस में बहुत सारे लोग बैठने वाले हैं,
तो मुझे पता होना चाहिए कि एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है। जो पैसेंजर जो किलोमीटर जाने वाला होगा हम उसका पैसा निकाल देंगे। मान लो कि 2 दोस्त थे, वो आए पूछने, तो इन्होंने बोला कि ये भाई साहब तो जाएंगे 40 किलोमीटर और ये भाई साहब जाएंगे 60 किलोमीटर। मुझे इनकी टिकट का पैसा बताना था। दोनों दोस्त आए थे टिकट लेने। मैंने कहा कि भाई आप दे दें मुझे कितने रुपए, आप 40 किलोमीटर जाएंगे, एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर का मैं 5 रुपए, मैंने अपने दिमाग, उनको नहीं बताना, ठीक है, अपना सीक्रेट है, कॉस्टिंग इज इंटरनल, अपनी कॉस्ट थोड़ी ना किसी को बताते हैं। तो ये कितना हो गया 200 और ये हो गया 300 और मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप 500 रुपए दे दीजिए, मैं आपको 2 टिकट दे दूंगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये थी कहानी। इस पूरे चैप्टर का मैंने तुम्हें क्या समझाया, हर एक चैप्टर में हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, द एम ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का एम क्या है बच्चों? इस चैप्टर का एम है टू कैलकुलेट, और इस इंडस्ट्री का पर्टिकुलर, टू कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। मन में धराते रहना, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है, मेरा ये एम है निकालना। ठीक है, तो ये एम हमने लिखा। अगर आपके पास पेंट करने के लिए कुछ, पेंट मतलब अगर कुछ ऐसा हाईलाइट वाईलाइट करने के लिए तो कर लो। जितने सुंदर नोट्स रहेंगे ना उतने अच्छे से आपको, आप भी टाइम लगा के बनाओगे तो आपको समझ में भी बहुत ज्यादा अच्छे से आएगा। टू कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में मेरा यही एम है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। मैं ये एग्जांपल कर रही हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी है वो करते हैं। ये तो मैंने तुम्हें ऐसे सिंपली समझाया कि अच्छा क्या था, तो अब हम इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। एग्जांपल 1, सॉरी 2 हो गया ना, एग्जांपल 2, कॉस्ट पर एनम टू ऑपरेट अ बस पर एनम इससे 80 लाख रुपीस है ना। अपने पास किलोमीटर पर एनम मान लेते हैं 20,000 रुपये में, क्यों लगा दिया 20,000। अपने पास पैसेंजर, मेरे पास थे पैसेंजर, रुपीस, पैसों का साइन, पैसों का चक्कर बाबू भाई, 60। ठीक है, सो मैंने आपको दिया निकालने के लिए कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। अब थोड़ा ना सुंदर तरीके से करेंगे, तो मुझे बताओ कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकलेगा? कॉस्ट डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर। अब हम डिवाइड करने चले हैं तो मैथ्स का एक रूल है, अगर ये पर एनम है तो ये भी पर एनम होना चाहिए। ऊपर अगर पर मंथ है तो नीचे पर मंथ होना चाहिए। ऊपर मान लो कि अपने पास क्वार्टरली दे रखा है तो नीचे भी क्वार्टरली होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में तो ये दे ही रखा है, ये हम निकाल लेते हैं। तो हमने कहा हम सबसे पहले एक नोट बना लेते हैं, नोट नंबर 1, पैसेंजर किलोमीटर पर एनम। अब पैसेंजर किलोमीटर निकलेगा कैसे, पैसेंजर इनटू किलोमीटर, इतना तो सिंपल है। पैसेंजर कितने थे, 60 पैसेंजर थे। एक साल में कितने किलोमीटर थे, 20,000। अब ये मत कहना मैम 60 को भी 12 से मल्टीप्लाई करो, नहीं नहीं नहीं, ए इंटू बी, बी इंटू सी, बात एक ही है, ये ऑलरेडी 12 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो 2 बार मल्टीप्लाई नहीं करना है। कोई 12 एनम की चीज आपने इससे मल्टीप्लाई कर दी तो वो अपने आप एनम हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ऑलरेडी एनम है। तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और अपने पास 5 0, 1 2 3 4 5, यानी 12 लाख पैसेंजर किलोमीटर। पी के आगे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, पैसेंजर किलोमीटर है, राइट। अब चलो अब निकाल देते हैं जो इनसे मुझसे पूछा था। क्या पूछा था, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। जल्दी जल्दी नहीं मचानी है, आराम से लिख लिख के करो, दिमाग में भी आराम से बैठेगा और समझ में भी आएगा। कैलकुलेटर पे इतना जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, लिख के करोगे उतना समझ आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो कितनी कॉस्ट थी अपने पास, कॉस्ट थी 80 लाख डिवाइडेड बाय, ये कितना था अपने पास 12 लाख। ठीक है, पर
पैसेंजर किलोमीटर, पर मत समझना, इट्स पैसेंजर किलोमीटर। आपको पूरा लिखना है तो आप पूरा भी लिख सकते हो, राइट। तो कितना आ गया कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, 80 डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 6.67 कर देते हैं पर पैसेंजर किलोमीटर। यानी एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करेंगे, 6.67। अगर मैं तुमसे पूछूं कॉस्ट टू बी रिकवर्ड, कॉस्ट टू बी रिकवर्ड from one passenger traveling 30 किलोमीटर, तो तुम क्या बोलोगे, मैम एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का 6.67 चार्ज करते हैं, इनको कितना जाना है 30 किलोमीटर, मल्टीप्लाई कर दो, सो कितना आ जाएगा इंटू 30, इट्स 200। मेरे कैलकुलेटर पे 12 प्लेस तक था इसलिए मैंने 12 प्लेस पे किया तो 200 आ रहा है। तो उनसे 30 किलोमीटर का कितना चार्ज करेंगे अपन, 200 रुपीज। मान लो इसी में दूसरा केस बना दिया, कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम 2 पैसेंजर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर। तो पहले एक पैसेंजर का कितना चार्ज करेंगे, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना चार्ज करते हैं 6.67। इनको कितने किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर। ये तो एक पैसेंजर का 50 किलोमीटर निकालना। हमें कितने लोगों का चाहिए, 2 पैसेंजर है हमारे पास, तो 2 पैसेंजर अगर मेरे साथ 50 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो 50 इंटू 6.67 इंटू 2, तो ये आ गया ₹667। जो भी आंसर है डब्बे में आ रहा है बच्चों समझ में। आई थिंक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। चलो और चेंज कर देते हैं कि कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम, मान लो 1 पैसेंजर ट्रैवलिंग 90 किलोमीटर, सेकेंड पैसेंजर ट्रैवलिंग 100 किलोमीटर, थर्ड पैसेंजर ट्रैवलिंग 130 किलोमीटर। तो मुझे टोटल बताना है कि मैं इनसे टोटल कितना पैसा चार्ज करूंगी। चलो बताओ, तो इसका कितना हुआ बच्चों 6.67। एक पैसेंजर का 1 किलोमीटर के लिए हम कितना पैसा चार्ज करते हैं 90 किलोमीटर, 90 इंटू कितना किलोमीटर जाना है इनको 90 किलोमीटर, तो इनका आ जाएगा 6.67। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का 6.67 ट्रैवल करते हैं मतलब चार्ज करते हैं, इनको कितना जाना है 100 किलोमीटर। 6.67 एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का 6.67 चार्ज करते हैं, इनको कितना किलोमीटर जाना है 130 किलोमीटर। सबका निकाल पाएंगे क्या हम लोग, तो 6.67 इंटू 6.67 इंटू 90 किलोमीटर, तो ये आ गया अपने पास 600.3, ये तो आ जाएगा 667। 6.67 इंटू 130, 6.67 इंटू 130, तो ये आ गया 867। इन सबको ऐड कर दो तो अपने पास कितना कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन खुद करो, चीटिंग मत करना, चीटिंग नहीं करते अच्छे बच्चे। तो 2134.4। आई थिंक अभी सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। लेट्स स्टार्ट, टेक एन अनदर एग्जांपल, राइट। तो एग्जांपल नंबर 3, ऐसा बहुत एग्जांपल कराती हूँ मैं, ऐसा अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहता है ना बच्चों। आ जाओ, एक पूरा तुम लोग करके बताओगे। कॉस्ट पर आनम जो अपने पास है वो है 12,75,000। अभी इसमें मिर्च मसाला डालूंगी, पहले एक बार सिंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अपने पास दूसरा क्या हो गया, दूसरा अपने पास मान लो किलोमीटर पर आनम दे रखा है अपने को 12,000। अपने को नंबर ऑफ पैसेंजर जो अपने को दे रखा है वो अपने को दे रखा है, मान लेते हैं 40। तुम्हें मुझे बताना है कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का, दोहराते रहो याद रहेगा, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है वो निकालना है, ठीक है। चलो तो बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन करो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट तो मेरे पास है ही, तो इसीलिए मैं पैसेंजर किलोमीटर कर लेती हूँ। पैसेंजर कितने हैं मेरे पास, पैसेंजर थे 40 पैसेंजर, और कितने किलोमीटर थे बच्चों 12,000।
तो ये कितना हो गया, 12 चौक 48 और 4 0, तो ये अपने पास 4,80,000 पैसेंजर किलोमीटर। सेकेंड हम लोग निकाल के दे देते हैं कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो बताओ एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करना है, ये कैसे निकलेगा, कॉस्ट पर एनम डिवाइडेड बाय, ये भी क्या निकला पर एनम, पैसेंजर किलोमीटर पर एनम, पैसेंजर किलोमीटर पर एनम निकाल के दो बच्चों। तो 4,12,75,000 डिवाइडेड बाय 12,000, सॉरी 4,80,000, ठीक है। चलो कर दो जल्दी से, 1275 डिवाइडेड बाय 480, अरे दब जा, तो ये आ गया अपने पास 2.65625 पर पैसेंजर किलोमीटर। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का हम कितने रुपए चार्ज करेंगे, 2.565, तुम 4 पेज 3 पेज तक भी लेके जा सकते हो, मैंने पूरा लिख दिया, ठीक है। अब तुम लोग करोगे क्या, ये तो मैंने समझा दिया, इसी प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं एग्जांपल नंबर 4 दे रही हूँ, तुम स्क्रीन पॉज करना, खुद करने की कोशिश करना, फिर अपना आंसर चेक करना, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4। स्क्रीन पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो, ठीक है, फिर चेक करना आंसर ठीक है कि नहीं। आई थिंक सबने कर लिया होगा। इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा दिया था, मैंने यहाँ पे जो दिया था वो किलोमीटर पर मंथ दिया था,
तो आपको समझना था कि जब हम डिवाइड करते हैं तो बेसिस शुड बी सेम। तो बेसिस शुड बी सेम तो मतलब क्या आंसर होना चाहिए था, मुझे बताओ। बेसिस शुड बी सेम का मतलब क्या हुआ कि ये भी पर एनम होना चाहिए। तो जब मैं पैसेंजर किलोमीटर पर एनम निकाल रही थी तो मैंने क्या किया, 60 पैसेंजर इंटू 12,000 किलोमीटर, तो ये एक मंथ का आता, इसीलिए मैंने फिर 12 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और अपना कितना आ गया, 86,40,000 पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना था, कॉस्ट अपने पास थी। और ये जिन्होंने किया बहुत अच्छी बात है, जो इस चीज को देख पाए कि ये मन था, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर दोगे, दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं अपने पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा मिर्च मसाला लगाती जाऊंगी, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से आपको समझ आता रहेगा, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर, नंबरिंग करते रहना बच्चों। 5th, अच्छा यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप एनम को मंथली बना देते, 90,90,000 को डिवाइडेड बाय 12 कर देते, वो भी चलता। ठीक है, कॉस्ट पर मंथ भी हो सकता था। कॉस्ट पर मंथ हो गया। अच्छा इसमें दूसरा पार्ट भी था क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी चेक करा देती हूँ। पार्ट 2, तो कितना कॉस्ट रिकवर करेंगे बताओ बच्चों। एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना पैसा चार्ज करते हैं, 1.052। एक ऐसा पैसेंजर जो 320 किलोमीटर जा रहा है, हमने कहा भैया देखिए एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का 1.052 चार्ज करते हैं। अगर आप 320 किलोमीटर जाएंगे तो आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे 337। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा थोड़ा बहुत 1-2 रुपए ऊपर नीचे आ रहा हो, मेरे कैलकुलेटर पे 12 डिजिट तक था तो मैंने सीधा उससे मल्टीप्लाई कर दिया 320 को। ठीक, तो ये आई होप सबका सही हो अच्छे से ना। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। तो मेरा पैसेंजर थोड़ा सा खराब हो गया, आई होप पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, आई होप तुमने पॉज किया होगा और क्वेश्चन कर रहे होगे। अब मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या पॉइंट था, इसमें तुम्हें पैसेंजर सीधा सीधा नहीं दे रखा था, तुमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे बस में 50 पैसेंजर बैठने की जगह है, 50 पैसेंजर जो है वो बैठने की जगह है, ऑक्यूपेंसी रेट मतलब ऑन एन एवरेज मेरी बस 90% भरी रहती है, तो मुझे बताओ मेरे पास नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे। मेरे पास नंबर ऑफ पैसेंजर कितने होंगे बताओ तो एक बार। नंबर ऑफ पैसेंजर थे मेरे पास, कैपेसिटी जितनी थी इनटू में ऑक्यूपेंसी रेट। 50 पैसेंजर थे लेकिन 90% ऑक्यूपेंसी रेट था, तो 45 पैसेंजर अपने पास थे। तो नंबर ऑफ पैसेंजर कैसे आ गया, कैपेसिटी इनटू तुम्हारा ऑक्यूपेंसी रेट। यस बच्चों, तो मुझे बताओ कैपेसिटी कितनी थी अपने पास, 50 पैसेंजर की थी, ऑक्यूपेंसी रेट कितना था, 90% था, कितना आ गया 45 पैसेंजर। वेरी वेरी गुड, एक नई चीज तुमने सीखी ना। आ जाओ, तो अभी निकाल दे क्या। आई थिंक ये सबका हो गया होगा कि अपने पास 45 पैसेंजर्स हैं। तो नोट 1, नोट 1, नोट 1, अरे अरे थोड़ा बहुत हो जाता है। आ जाओ, नोट 1, नोट 1 में हम लोग क्या निकाल रहे हैं बच्चों बताओ मुझे, पैसेंजर किलोमीटर। अब तुम क्या चाहते हो, जब दोनों चीज मंथ में दे रखी है तो मैं पर एनम का झंझट क्यों लूं, इजी करेंगे, पर मंथ करेंगे इस बार। तो पर मंथ, तो नंबर ऑफ पैसेंजर तुमने निकाल लिया बच्चों 45, 45 पैसेंजर थे, 45 पैसेंजर थे इनटू
कितना ऑक्यूपेंसी रेट मेरा वो तो हो गया, कितने किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। तो बताओ कितना आ गया, 4,50,000 पैसेंजर किलोमीटर, 4,50,000 पैसेंजर किलोमीटर आया। सेकेंड, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना था, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना था। तो कॉस्ट पर मंथ लिख लिख के करना है, अपने दिमाग में नहीं रखना है। पेपर पे लिखोगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे, दिमाग में क्या करोगे, कॉस्ट पर मंथ डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर पर मंथ। तो कॉस्ट पर मंथ कितनी थी अपने पास, 15 लाख। कॉस्ट पर मंथ कितनी थी, 15 लाख। ये था 4.5 लाख। तो यहाँ से हमारा ये रुपीस का साइन, तो आज मुझे पता नहीं क्यों इतना ज्यादा रुपीस का साइन हो रहा है, पर पैसेंजर किलोमीटर। तो ये हो गया अपने पास 15 डिवाइडेड बाय, सो दिस इज 3.3 पर पैसेंजर किलोमीटर। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आया हो। आज की क्लास के लिए वैसे इतना ही है। आई होप आपने लास्ट तक देखा हो, दैट विल मेक मी सो हैप्पी। अगर आप लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, अगर आप आगे शेयर करेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही हूँ कल के लिए, कल हम लोग दोबारा मिलेंगे। मैं पूरा ऑपरेटिंग का चैप्टर यूट्यूब पे डालने वाली हूँ, तो ऐसे आपके 7 नंबर तो कवर हो ही जाएंगे, ठीक है। 8-9 भी मान लो एमसीक्यू होगा तो नॉर्मली 10 मार्क का ही रहता है, ठीक है। तो आ जाओ, तो मैं कुछ एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दे रही हूँ। मैं होमवर्क के लिए अलग उसमें लिख रही हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि अपना जो मेन वो है वो डिस्टर्ब हो। ये देखो, अच्छा मैं होमवर्क यहाँ लिख रही हूँ। होमवर्क, पहला क्वेश्चन, पी जहाँ पे भी पॉइंट लगाती हूँ मतलब जो वो होता है इट मीन्स फुल स्टॉप है, मतलब वो पैसेंजर है, ठीक है। सो दैट्स योर होमवर्क, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, राइट, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन अभी होमवर्क दे रही हूँ, आई होप तुम लोग करोगे और तुम लोग कर पाओगे। कल हम लोग इसको मैच करेंगे, तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर, बाय बाय।